देखो हम पढ़ेंगे आज ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर भी एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है बताओ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छा, ऑस्मेटिक प्रेशर को पता करने से पहले हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सुनो, ऑस्मोसिस तो पढ़ा होगा बायोलॉजी में भी। क्या होता है बता दो? ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लो से हाई, हाई से लो। ऐसा क्यों? देखो ये क्या है आपका, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका दो सॉल्यूशन है। यहां पे प्योर पानी डाल दो। क्यों भैया बिलाल? ये पानी डाल दिया हमने यहां पे, है ना। इस पानी के अंदर प्योर पानी है, तो प्योर पानी प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है पूरा। और यहाँ पे आपका यहाँ भी सॉल्वेंट है भाई, ये भी सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्वेंट में थोड़े से नॉन वोलेटाइल मैंने सॉल्यूट डाल दिए। ये डाल दिए, क्या डाल दिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मुझे बताओ अब इन दोनों में वेपर किसकी ज्यादा होगी? एकदम सुकून के साथ सॉल्वेंट की वेपर क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। और जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि एंट्रोपी जो इसकी यहाँ इंक्रीज हुई है वो ऑलरेडी इसकी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है ना। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंट्रोपी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, थोड़ी इसने कर दी, इसे सारी की सारी यहाँ करनी पड़ी एंट्रोपी इंक्रीज, तो इसलिए इसकी वेपर जो बनेगी कम बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? वेपर कम बनेगी, ठीक है। तो ये जो वेपर कम बनी है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर इसका ज़्यादा होगा भैया। जो ज़्यादा वेपर्स होंगी ज़्यादा प्रेशर, कम वेपर होंगी तो कम प्रेशर। तो इसका प्रेशर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, लिक्विड के ऊपर भी। तो इधर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और इधर प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, कौन सी वाली? ये जो मैंने बनाई है ये वाली, ये क्या है? सेमी, हाँ, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाँ, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा छोटा। कितना छोटा? मतलब सॉल्यूट पार्टिकल इसमें से पास ना हो। ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकते, ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकते। तो ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल की जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारी खाल होती है, हमारी तुम्हारी की ले लो, जानवर की खाल ले लो, बहुत सी पिक का ब्लैडर यूज करते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। पिक का ब्लैडर, ये ब्लैडर जानते हो? वहाँ का जो ओजड़ी होती है, ओजड़ी वहाँ से उसे लेते हैं। उसमें क्या होता है? पानी तो पास हो जाएगा लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सॉल्वेंट इधर भी है, इधर भी है, पानी इधर भी है, तो अब प्रेशर किधर ज़्यादा लग रहा है? इधर से। जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या नाम है, ये लोग इधर जाएंगे, तो ये यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट जाएंगे इधर, तो इधर वाले सॉल्वेंट भी जाएंगे थोड़े से, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर से किधर फ्लो करते हैं ऑस्मोसिस में। तो बहुत से लोग लगते हैं कि नाम इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर भी फ्लो करते हैं, लेकिन इधर से कम करते हैं, उधर से ज़्यादा। जो भाई ये कोई कहेगा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये कोई कहेगी अरे भाई मैं तो सिर्फ इधर के सॉल्वेंट को इधर पास कराऊंगी, तुम इधर क्यों करोगे? कोई जादू की छड़ी कोई है, कोई ऐसा है? वो तो साइज है, इनको जगह मिलेगी, ये निकल जाएंगे। लेकिन इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर कैसा है? ज़्यादा। जो नेट जो फ्लो होगा वो क्या नाम है? इधर से इधर होगा। ये बिल्कुल एकदम प्योर पानी है, और ये कैसा है? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्यूशन है, तो इसकी वेपर कम है। तो जो नेट जो फ्लो होगा ये आप लो कंसंट्रेशन मानिएगा इसको, और इसको मानिएगा हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पानी के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर फ्लो होंगे? इधर से इधर को। तो इधर चीनी कम है ना, अगर हमने माना चीनी डाल लो या नमक डाल लो कोई भी, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये थोड़े से पार्टिकल हैं, और ये पार्टिकल क्या है? ये खूब सारे ज़्यादा पार्टिकल हैं। तो अब जिसमें हमने कहा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे इतनी वेपर कम बनेगी। यहाँ पार्टिकल कम है तो यहाँ पे वेपर ज़्यादा है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर जो होती है कम बनती है, तो वेपर का प्रेशर भी क्या होता है?
कम ही होता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये कम कंसंट्रेशन वाला है। पहले मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं दे रहा हूं दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। इस सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल कम है और इस सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा हैं। तो जिसमें सॉलिड पार्टिकल कम है उसकी वेपर ज्यादा बनेगी और जिसके सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है उसकी वेपर कम बनेगी। तो ये वाली कंसंट्रेशन कैसी है, लो कंसंट्रेशन है, और ये वाली कंसंट्रेशन कैसी है, हाई कंसंट्रेशन। तो ये लो कंसंट्रेशन और ये कैसी है, हाई कंसंट्रेशन। तो प्रेशर कितना ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन पर वेपर प्रेशर ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे आने पे ये ऐसे ऐसे इधर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लो कैसा हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो स्टार्ट होगा किधर से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से। तो ये जो फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल का, नेट फ्लो तो इधर भी होता है, लेकिन ये दो मैंने छोटा तीर बनाया ना, ये कम होता है। ये इधर 50 पार्टिकल है, इधर 150 पार्टिकल है, तो 100 पार्टिकल किधर से किधर जा रहे हैं, इसका मतलब 100 पार्टिकल इधर से इधर जा रहे हैं, 150 इधर से जा रहे हैं और 50 इधर जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो नेट कितना जाएगा, 150 इधर से इधर जा रहे हैं, नेट तो ये हो गया, नेट 150 इधर से 50 इधर से, तो 100 फालतू जा रहे हैं ना इधर से, तो नेट टोटल क्या होगा, 50 कैंसिल आउट कर देंगे तो 100 इधर से जा रहे हैं। तो नेट जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का, नेट फ्लो जो होता है सॉल्वेंट का, अभी तक आप सोचोगे कि बस आप ऐसे पढ़ोगे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है इधर फ्लो करते हैं लो से हाई की तरफ, ये तो पढ़ते हो, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ता, नेट फ्लो होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ चुका है ऐसे, क्या सॉल्वेंट पार्टिकल का क्या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है या दोनों तरफ होता है, तो दोनों तरफ होता है। वो आंसर सही क्या सही था उसका, दोनों तरफ से होता है। समझ में आ गई बात? हाँ, नेट फ्लो जो होता है वो सॉल्वेंट का इधर से इधर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना। कैसे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पास होने को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर हो गई बात? ऑस्मोसिस से बोलते हैं, क्यों विधि, ऑस्मोसिस से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सॉल्वेंट पार्टिकल है, मतलब पानी मान लो, उसका लो कंसंट्रेशन इधर है, हाई कंसंट्रेशन इधर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो छेद हैं, जो होल्स हैं, उसमें से पास होके कौन जाते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इधर से इधर फ्लो होते हैं। नेट जो होता है, जो नेट निकल के आता है वो इधर से इधर होते हैं, मतलब 150 इधर कर रहे हैं, 50 इधर कर रहे हैं, तो 150 में से 50 घटा देंगे तो 100 तो बचे, 100 तो इधर से इधर को जा रहे हैं। तो नेट फ्लो जो होता है इधर से इधर होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को होता है, हाई। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ क्वेश्चन से नीट में ऐसे भी घुमा के आ सकते हैं और आते हैं क्वेश्चन बने हुए भी आपको देखेंगे। तो देखो, अगर जो फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का वो लो से हाई की तरफ रहता है, कहीं पे हाई से लो भी लेता है, इस बात को बोलते हैं हाई से लो। क्या होता है हाई से लो, क्या चीज होती है? ये वेपर प्रेशर कैसा है, हाई वेपर प्रेशर है, और ये वेपर प्रेशर कैसा है, लो वेपर प्रेशर है ना। तो अगर आप वेपर प्रेशर की टर्म में बात करेंगे तो आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो होगा वो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन कंसंट्रेशन में बात करोगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के में फ्लो होना। ऐसे नहीं ऐसी फ्लो हो रही है जनरली, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के उसके अंदर से पास थ्रो करना है। बोले उससे क्यों? अगर नॉर्मली करोगे तो सॉल्वेंट भी चले जाएंगे ना, सॉल्वेंट भी जाएंगे, सॉलिड भी जाएंगे, दोनों जाएंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है सुअर की, पेट की जो होती है, ब्लैडर की जो खाल होती है, उसको यूज करते हैं यहाँ पे, पॉलीमर्स का यूज करते हैं, पॉलीमर्स के बनाते हैं, है ना। और प्लांट्स की जो ऊपर की लेयर होती है, स्टीम जो होती है, उससे बनाते हैं, प्लांट से। आदमी की खाल से तो नहीं बनाते, वो जानवरों की खाल से बनाते हैं और बाकी जानवरों की खाल से बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं होते। इसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर। ऐसे तो पार्चमेंट पेपर इस तरीके से, बेड के ऊपर लेदर चढ़ाते हैं, कहते हैं ना पार्चमेंट करा दिया बेड के ऊपर, है ना। बोले नया बेड लेके आए, बोले क्या पार्चमेंट हो गया? बोले हाँ, मम्मी को कल बोले थी, कल जाएंगी शॉप पे पार्चमेंट करा के लेके आएंगे। कहते थे बच्चों में, तुम तो हम बच्चों में कहते हैं पार्चमेंट समझ गए, वो खाल से चढ़ा लेते हैं बेड के ऊपर, फिर बहुत दिनों तक टूटता नहीं है बेड, है ना। तो देखो अब क्या है, तो सॉल्वेंट का फ्लो होना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म में और यहाँ पे पार्टिकल जो है सॉल्वेंट के ज्यादा है नहीं है, सॉल्वेंट के ज्यादा,
और यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम है, अगर वो निकाल जाए, मोल फ्रैक्शन निकाला जाए, यहाँ पे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा हो गया ना, यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो सॉल्वेंट की यहाँ पे कैसी कंसंट्रेशन है, हाई, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे सॉल्वेंट की लो। तो सॉल्वेंट के टर्म में कहेंगे तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सब ये फ्लो क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, वेपर प्रेशर की वजह से हो रहा है। यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, ये दबाव लगाती है, तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन में लो किसकी, सॉल्यूट की, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन से लो, आप सॉल्वेंट के मैं नहीं पूछता ऐसे घुमा के, आप लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में जानिएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और ज्यादा घूमेगा तो हाई वेपर प्रेशर से, जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होगा उससे जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा उसकी तरफ फ्लो होगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। कहीं पे ऐसा डेफिनेशन आया तो उसे टिक लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब बात कह रहे हैं कि अब जैसे ये यहाँ पे होगा फ्लो, तो क्या होगा, ये ज्यादा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा, और पानी यहाँ पे इधर से इधर पानी फ्लो हो जाएगा ज्यादा, तो पानी की हाइट थोड़ी ऊंची हो जाएगी ना इधर की, बताओ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो बोले कब तक होगा फ्लो, ऑस्मोसिस तो हो गई नहीं बात हमारी, ऑस्मोसिस बात खत्म हो गई हमारी, हम दूसरी बात करने जा रहे हैं ना। तो बोले ये जो है ये इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर पानी जो है इधर जा रहा है, तो भैया ये ऊपर ये थोड़ी इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, तो ये कब तक होगी, क्या ऊपर चलती रहेगी नहीं, जब तक इधर चलती रहेगी जब तक ये प्रेशर है ये वाला और इधर वाला प्रेशर बराबर ना हो जाए। बोले ये प्रेशर बराबर कैसे हो जाएगा, बोले जैसे ही आपका यहाँ पानी इकट्ठा होगा तो एक होता है रो जी एच, ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अभी बात करेंगे। रो जी एच जो भी इसका जो प्रेशर डेवलप कर रहा है ये रो जी एच है, ये वाला पार्ट जो बढ़ा है। अब ये पानी जब इधर से इधर आ जाएगा तो ये हाइट ऊंची हो जाएगी, ये हाइट कम हो जाएगी, अब ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ऑस्मोसिस क्यों रुक गया भाई, अब शुरू में ऑस्मोसिस होगा फिर क्या होगा, रुक जाएगा। अब तो ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर फालतू आ गए। बोले क्यों, अब क्यों नहीं हो रहा, क्या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं है, बोले इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो ये वाला वेपर प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर रो जी एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब इसके बराबर आ गया, क्योंकि इसकी हाइट ने, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना, पानी की जो हाइट, पानी का जो प्रेशर है ना, अब पानी की हाइट ऊंची हो गई, इसमें ग्रेविटी भी लग रही है ना इसके ऊपर इतना पार्ट, तो अब इधर ऑस्मोसिस रुक गया। तो ऑस्मोसिस कब रुका, जब रो जी एच के बराबर इसका वाटर जो है एच हाइट के बराबर पानी ऊपर इधर आ गया। ऑस्मोसिस होने के बाद ये रुक जाएगा, अब आगे ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। आगे बात समझ में, ऑस्मोसिस हुआ फिर बाद में जब इतना पानी इकट्ठा हो गया फिर बाद में ऑस्मोसिस नहीं हुआ, क्यों भाई, है ना, यहां पे ऑस्मोसिस नहीं हुआ। आ रही बात समझ में तुम्हारी, तो ये रो जी एच जो है ये भी एक प्रेशर है। तो अगर बोले अगर ये ऑस्मोसिस जैसे हो रहा था, है ना, ये जो ऑस्मोसिस जो हो रहा था, अगर मैं पहले ही इतना प्रेशर लगा दूं, इस इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी सी भाई साहब वेपर थी इसकी, बोले मैं इतना ही बाहर से कोई प्रेशर लगा दूं, कितने, रो जी एच के बराबर, है ना, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, अगर मैं इतना ही एक्सटर्नल प्रेशर कोई लगा दूं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं मैं कोई, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, तो ये ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस हो क्यों रहा है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, बराबर बराबर पास क्यों नहीं हो रहे हैं, 50 इधर से हो तो 50 इधर से हो, उधर से 150 क्यों हो रहे हैं, है ना, क्यों हो रहे हैं ऐसे। तो बोले भैया देखो ये प्रेशर क्योंकि ज्यादा है, बोले मैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतने लगा दूं, मान लो ये प्रेशर जो है आपका 0.8 है और इसका था 0.6, तो मैं अगर 0.2 और ऐड बाहर से प्रेशर लगा दूं इसके ऊपर, तो इसका ऑस्मोसिस रुक जाता है। ऑस्मोसिस कैसे रुकेगा, जो आपका जितना ही एक्सटर्नल प्रेशर है ये वाले सॉल्यूशन का और ये वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके बराबर यहां प्रेशर आप एक्स्ट्रा बाहर से लगा दो, एक्सटर्नल प्रेशर बाहरी प्रेशर लगा दो, तो अब प्रेशर इधर और इधर बराबर हो गया नहीं हो गया। इधर किसका था 0.8, इसका कितना था 0.6 और एक्स्ट्रा कितना लगा दिया हमने 0.2, तो ये जो पॉइंट टोटल मिलाया कितना हो गया 0.8। अब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया, तो भैया प्रेशर आ जाएगा, तो ऑस्मोसिस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये 0.2 मैंने कौन सा लगाया है, जो भी मैंने बताया कि रो जी एच वाला, ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गई बात समझ में, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं 0.2 जो लगा रहा हूं मैं मेरे एग्जांपल के थ्रू, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
ये जो 0.2 मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, बाहरी प्रेशर एक्सटर्नल, इस वेपर का प्रेशर कितना था 0.6 था, इसका कितना था 0.8 था। तो 0.8 के बराबर अगर मैं प्रेशर कर दूंगा ना, सॉल्वेंट इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अगर जाएंगे तो बराबर जाएंगे, है ना, फ्लो करेंगे लेकिन बराबर फ्लो करेंगे कि दोनों तरफ प्रेशर कैसा है, बराबर है। तो कितना लगाना पड़ेगा मुझे एक्सटर्नल प्रेशर 0.2। जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस तो पता क्या, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसको जैसे हमने पढ़ा ना, PV = nRT, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये प्रेशर है और मैं कहूंगा इधर ले आऊं N/V/RT। N/V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, कंसंट्रेशन मतलब, तो P = क्या जाएगा CRT। तो यहां जो प्रेशर वो कौन सा है जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, बोले पाई = CRT। तो पाई जो लगेगा, बोले ये जो प्रेशर लगेगा एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला यहां पे मैं प्रेशर क्या मान रहा हूं, P की बजाय पाई कह रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट कर रहा हूं। तो पाई जो काय पे डिपेंड करेगा, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये जो प्रेशर डिपेंड करेगा काय पे, कंसंट्रेशन पे। तो पाई = क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आएगा, CRT के। खुद बताओ, ये तो R तो कांस्टेंट है ना, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं है, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं है। अगर आपका ये कंसंट्रेशन कम है, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी, यहां पे जहां जिस सॉल्यूशन पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं, ये कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है ना, हमने ज्यादा बनाई थी ना वाली, ये कम बनाई थी कंसंट्रेशन। तो बताओ जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इतना प्रेशर कम होगा। अब मैंने तो थोड़े से पार्टिकल और बढ़ा दिए, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने और बढ़ा दी, तो इसकी वेपर कैसे बनेगी, बताओ मुझे कैसी बनेगी इसकी वेपर, थोड़ी कम बनेगी पहले से भी। क्यों भाई, पहले से भी थोड़ी सी कम बनेगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नहीं बढ़ गए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल यहां बढ़ जाएंगे तो वेपर कैसी बनेगी, पहले से भी क्या बनेगी, कम बनेगी। जब पहले से कम बनेगी, ये पहले से कम बन गई बेचारी, तो इसको अब कितना 0.8 करी, कितनी है बेचारी 0.5। तो अब किसको कितना चाहिए 0.3 चाहिए, और पहले कितना चाहिए था 0.2। तो इसको रोकने, इसका प्रेशर बराबर करने के लिए अब कितना चाहिए 0.3। तो ये 0.3 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो है। जो अगर 0.3 लगाने से क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा ना, 0.8, ये भी 0.8 और ये भी 0.8 हो जाएगा। तो इसको 0.8 करने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें जो इस वेपर का प्रेशर होगा उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे आप इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डालेंगे, तो ऐसे ही ऐसी जो इसकी वेपर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसकी वेपर यहां पे कम हो जाएगी, है ना, जब ये वेपर इसकी कम हो जाएगी, वेपर कम हो गई, तो उसको उसके बराबर इसका प्रेशर भी कम हो गया, फिर तो इसमें प्रेशर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, जैसे 0.3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा नहीं बढ़ रहा। देखो पाई = क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो ऑस्मोसिस क्या चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है, ये बात आपके समझ में आ गई नहीं आ गई है। तो क्या होता है, पाई = में यहां CRT होता है, तो पाई = जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT के बराबर होता है। और पाई = ρGH, ये पढ़े हो ना फिजिक्स में, रो, ये रो कहां गया, रो ये रो, ये GH। तो ρGH क्या कहां से ले आया, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। वही प्रेशर जो मैंने बताया था कि लाइन यहां तक ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, इसकी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहां से इतना ऊपर चला जाएगा प्रेशर। अगर आप कुछ प्रेशर नहीं लगाओगे एक्स्ट्रा, तो इतना ये नाम है लिक्विड ऊपर हो जाएगा। जब ये लिक्विड ऊपर हो जाएगा तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर भी डेवलप करेगा। तो कितना करेगा, जो बाकी इसमें से जो इसे माइनस करेंगे, जो फालतू बचेगा उसके बराबर। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, यही। अगर ये यहां से यहां आना रुक सकता है, अगर आप इतना ही प्रेशर ρGH के बराबर प्रेशर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, है ना। तो हमें ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, इस ρGH के बराबर लगाना पड़ेगा, ρGH के बराबर लगाना पड़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बराबर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होता है। बताओ बात क्लियर नहीं हुई, नहीं हुई। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाओ तो क्या होगा, ये क्या ना, वाटर जो होगा इधर से इधर फ्लो होगा, फिर थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, फिर जाके रुक जाएगा। बोले कितनी हाइट बढ़ जाएगी, बोले जितना ये वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना डेवलप हो जाना चाहिए जितना ये इस वेपर के प्रेशर से ये वाला वेपर प्रेशर कम है। पहले ये 0.8 था, ये कितना था 0.6 था, तो 0.2 कम था। जब 0.2 कम था तो 0.2 के बराबर ये प्रेशर ρGH कितना होना चाहिए 0.2। तो ये इधर से पानी कब आया, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब इन्होंने खुद ही डेवलप कर लिया। अब प्रेशर ये और ये बराबर हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा।
तो बोले आपको ये ऐसी घटना ना हो, ऐसी प्रोसेस ना हो, ऑस्मोसिस ना हो, घटना मतलब ऑस्मोसिस ना हो, तो ऐसे क्या करें हम? बोले हम क्या करें? बोले इतना जो प्रेशर जो ये खुद ही खुद बनाया है ना रोज, ये उतना प्रेशर लगा दो तो ऑस्मोसिस होने की नहीं है। तो भैया ये जो इसकी बराबर जो वो प्रेशर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू CRT होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और ये क्या है? H रो GH के बराबर होता है, ऐसे याद रखो, रो GH के बराबर होता है। रो GH होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर इतना ही लगाना पड़ेगा जितना ये प्रेशर, ये वाला लिक्विड खुद को डेवलप करता है। या तो थोड़ी देर बाद ऑस्मोसिस खुद ही रुक जाएगी पानी इधर जाने के बाद। अगर आप इस ऑस्मोसिस को शुरू में रोकना चाहते हैं तो इतना प्रेशर लगा दीजिए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी कंसंट्रेशन आप, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आ गई? नहीं आ गई? नहीं आई तो बताओ। अभी कौन से हम आगे चले गए, बता दूंगा मैं दोबारा से। बताओ, अगर आप बताओ एक बिल्कुल प्योर लिक्विड है ना, और एक कैसा है? एक के अंदर 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल, एक के अंदर 20 पार्टिकल है। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा वेपर किस पे होंगी? ए पर, बी पर या सी पर? वेपर्स किसकी ज्यादा होंगी? ए पर होंगी। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? सी की। कंसंट्रेशन सी की ज्यादा है। तो बताओ जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। अगर किसी इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ा जाए, है ना, किसी प्योर के साथ, तो इसकी वेपर सबसे कम बनेगी। तो इसकी वेपर सबसे कम बनेगी तो इसके ऊपर वेपर कम बनेगी। तो भैया इसे उससे मुकाबला करने के लिए, 0.8 से मुकाबला करने के लिए, अभी जो मैंने 0.8 का एग्जाम्पल लिया था, उससे मुकाबला करने के लिए इसको ज्यादा चाहिए होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। आ गई बात? समझ में नहीं आ गई? जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अगर नहीं आ रहा तो पाई इज इक्वल टू, देखो क्या है? CRT। यहां से समझ, ठीक है, ठीक है। और कोई टेम्परेचर पूछ लिया, टेम्परेचर भी रहता है जिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा। हाँ, दो सॉल्यूशन ले रखे सेम, एक का टेम्परेचर ज्यादा था, एक टेम्परेचर कम है, तो भी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है ना? आगे बस, ठीक है। और एक बात और, दो सॉल्यूशन है, दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है। दो सॉल्यूशन है और दोनों की कंसंट्रेशन कैसी बराबर है? कतई बराबर है। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन कैसी बराबर है? 10 मोल इसके अंदर डले हुए हैं और 10 मोल इसके अंदर डले हुए हैं। तो इनके अंदर वेपर कैसी बनेगी? बिल्कुल बराबर। तो जब कंसंट्रेशन बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या बनेगा? बराबर। जब किसी दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन बराबर होगी, मतलब जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर। तो उन दोनों सॉल्यूशन को जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, उन दोनों सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक की कंसंट्रेशन कितनी है? क्या नाम है? ये 20 मोल कर दो और ये कर दो 15 मोल यहां पे, है ना? इसमें कितने कर दिए मैंने? 15, और इसमें कर दिए मैंने कितने? 20 मोल। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई? इसकी। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका, इसका मैं कह दूं पाई 1, इसे कह दूं मैं पाई 2। तो बताओ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, नहीं है? क्यों भैया? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, है ना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका दो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, है ना? खूब दिनों से मैं देख रहा हूँ बायो में पढ़ लो हाइपो हाइपो। हाइपो का मतलब कम, रोशन सर कह रहे हैं हाइपो का मतलब कम, तो बताइए ना, पढ़ लो ना, हाइपो हाइपो कुछ कर रहे हो उसे। तो ये है जिसका, जिन दो सॉल्यूशन का, जिस भी सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा, कौन सा वाला? ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? हाइपोटोनिक क्लियर हो गया? बताओ, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हाई उसका क्या होगा? हाँ। अब एक बात और, अब वो कोई आपको कोई दे देगा सीधा कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा दे देगा, एक का कम दे देगा। ऐसे कोई एक की कंसंट्रेशन ज्यादा दे देगा, एक की कंसंट्रेशन कम दे देगा। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा हाइपोटोनिक है और कौन सा हाइपोटोनिक है।
जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। और जिसका दो सॉल्यूशन और उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, तो क्या बोलेंगे उन्हें? आइसोटोनिक। टोनिक तो भी दियो, टोनिक आइसो मतलब टोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो, आइसो का मतलब इक्वल सेम। ठीक है, तो हमने क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्ट अप ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये साइम परवेंट मेम्ब्रेन थी और एक सॉल्यूशन ये था, एक सॉल्यूशन ये था। ये वाले सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला था, ये वाला सॉल्यूशन था क्या था, ज्यादा कंसंट्रेशन वाला था। सॉरी, ये वाला कम था कंसंट्रेशन वाला और ये क्या था, ज्यादा था, हाई था। तो इसके पे कैसी वेपर ज्यादा थी, इसमें वेपर क्या थी, कम थी। तो ये क्या हुआ था, ये यहां से सॉल्वेंट जाएगा, नेट रिजल्टेंट सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा। मैंने फिर कह रहा हूं जाते दोनों तरफ से जाते हैं लेकिन ज्यादा इधर से जाते हैं। तो नेट बात करते हैं, नेट क्या हो रहा है ना। तो नेट इधर से ही आया। अब जैसे तुम्हारा मेडिकल स्टोर है, दवाई लेने जाते तो दवाई के लिए पैसे भी देते हैं और जब दवाई बेचते तो पैसे भी आते हैं। ज्यादा पैसे किधर से आते हैं, जब दवाई बेचते हो तो नेट तो प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें। बोले यार हमें दवाई पैसे देने पड़े, नेट तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदारी कर रहे हो तुम। तो यहां पे प्रेशर कैसा है, कम, यहां प्रेशर कैसा है, ज्यादा। अच्छा, तो ये जो क्या होगा, ऑस्मोसिस होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस होने से क्या होगा, ये इतना लिक्विड ऊपर आ जाएगा और ये लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रो जी एच। आगे बात समझ में। तो ये ऑस्मोसिस रोकी जा सकती थी अगर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर इसमें एक्सटर्नल प्रेशर ऐड कर दें हम, मतलब रो जी एच एक्स्ट्रा लगा दें तो ये इधर से इधर फ्लो नहीं होगा, ये यहां तक आएगा नहीं पानी, ये हाइट नीचे रहेगी। तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए आपको रो जी एच के बराबर प्रेशर लगा दो, या तो आप रो जी एच के बराबर प्रेशर लगा दो, ऑस्मोसिस नहीं होने का, वरना भैया ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस तब तक होगा तब तक नाम है इतनी हाइट की बराबर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर न चला जाए। और वो जब इतना पार्ट ऊपर चला जाएगा तो वो कितना प्रेशर लगाएगा, रो जी एच के बराबर प्रेशर लगाएगा। इस रो जी एच के प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर या तो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी, नहीं लगाओगे तो भैया ऑस्मोसिस हो जाएगी, और हो जाएगी तो भैया यहाँ पे रो जी एच के बराबर इतनी हाइट के बराबर प्रेशर वाटर लेवल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ना, ये बिल्टअप हो रहा है कब होता है, जब ऑस्मोसिस होती है। तो इसको रोका जा सकता है ना, जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। इसको अगर ऑस्मोसिस को रोका जाए तो ये वाले प्रेशर को रोका जा सकता है बिल्टअप होने से। कैसे, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, और वो जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अल्टरनेटिवली इट मे बी डिफाइंड एज, इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं क्या, द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। प्रेशर किधर लगता है, ये वाला कम वाला है, ये हाई कंसंट्रेशन वाला है। तो प्रेशर, इसकी वेपर ज्यादा है, इसकी वेपर कम है, तो जो प्रेशर लगेगा वो इधर ही तो लगेगा, ज्यादा वाले की तरफ लगेगा, हाई कंसंट्रेशन वाले की तरफ ही तो लगेगा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, या लो की तरफ लगेगा, हाई की तरफ लगेगा। भैया हाई वाली कंसंट्रेशन वाले की वेपर कम है ना, तो उसी में तो ऐड करना है। तो हाई कंसंट्रेशन वाले की तरफ आप उतना ही प्रेशर लगा दो जितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, है ना, या एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो जितना इस वेपर प्रेशर से कम है। ये जो वेपर प्रेशर है उसके मुकाबले में जो वाला वेपर प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर जो है कम है, उस जितना कितना कम है उतना आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो तो ऑस्मोसिस रोकी जा सकती है। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है, और ऑस्मोसिस भी समझ में आ गई होगी। लो का नाम है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होते हैं, नेट रिजल्टेंट यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर हम सॉल्वेंट की ये जो कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें जाए तो सॉल्वेंट हाई रहते हैं सर, कम की तरफ, कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन। लेकिन हम जो कंसंट्रेशन जो लेते हैं वो हम सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, हम सॉल्यूट को लेकर लेते हैं। तो हम सॉल्यूट से ही याद रखना है, हमें सॉल्वेंट की बात एक्स्ट्रा बात नहीं दिमाग में डालनी, ठीक है। अब देखिए प्रेशर जब क्या नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपने लगा दिया, ये सेमी परमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपका इस वेपर का प्रेशर कितना बताया था मैंने, 0.8 एग्जाम्पल लिया था, ये लिया था ना, और इसे कितना लिया था, बोला कितना भैया 0.6, तो इसने कितना लगा दिया आपने 0.2। अगर आप 0.2, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 0.2, आपने 0.2 नहीं लगाया, आपने 0.1 लगा दिया, सिर्फ कितना लगाया 0.1, तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी, नहीं रुक जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी,
अगर आपने ये 0.2 लगा दिया तो ये तो है, और ये ऑस्मोटिक, यही तो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने इतना रखवा दिया तो क्या जाएगा 0.8, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वही तो होता है जो इसे इसके बराबर कर दे, है ना। जो कमी रह गई है वो कमी पूरी कर दी, है ना। कुछ तो कमी रह गई है, कितनी कमी रह गई थी 0.2, तो 0.2 कर दिया यहाँ पे, है ना 0.6 में, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब आपने जो प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगाया है, जब बराबर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऑस्मोसिस स्टॉप। अगर आपने इसका 0.6 था और उधर कितना था 0.8, आपने 0.3 लगा दिया तो कितना जाएगा इधर 0.9। अब प्रेशर कितना ज्यादा हो गया, इधर कितना हो गया 0.8 और इधर 0.9, कितने ज्यादा हो गए 0.1। तो अब उल्टा ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब आपका ऑस्मोसिस कैसे हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे बात समझ में, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। और जितना उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहरी प्रेशर लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जितना भी बाहरी प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, अगर आपने इसके बराबर रख दिया तो भैया ऑस्मोसिस रुक जाएगी, अगर आपने उससे कम लगाया तो भैया ऑस्मोसिस होती रहेगी, और आपने ज्यादा लगा दिया तो ऑस्मोसिस कैसे हो जाएगी, रिवर्स। ये जो आपका आरओ है ये रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, कहते हैं आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का जो वाटर होता है, आरओ होता है, ये किस में वर्क करता है, जो आपका वाला पानी आ रहा है बाहर से टंकी का, उसमें तो भैया सॉल्ट वॉल्ट सब आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, तो ये चैम्बर कैसा है, हाई कंसंट्रेटेड है नहीं है। और ये जो आप पानी पी रहे हो ये वाला, ये कैसा है, पानी है, लोग इसमें तो सॉलिड पार्टिकल है ही नहीं, है ना। तो मुझे बताओ वेपर यहां ज्यादा है किधर ज्यादा है, इधर वेपर ज्यादा है, और इधर वेपर कैसी है, कम है। तो ये वेपर कितनी है, यहाँ पे मान लो 0.8 है, यहां ले लो 0.6 हो एग्जाम्पल समझने के लिए, तो इसको कितना प्रेशर चाहिए 0.2, तो रोक नहीं लीजिए। यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही है ना, उसमें लगी रहती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे इधर पास कराना हमें, क्योंकि यहाँ टंकी का पानी इधर पास करा के इधर इस वाले चैम्बर में भेजना है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रेशर डेवलप करती है मशीन, और यहाँ पे प्रेशर जो होगी आपको 0.6 है ये, तो इसे कितना करना है आपको 0.8 के तो रोकेगा, ज्यादा करना ना, कम से कम आप इसको कितना जोड़े इसके अंदर 0.3 जोड़े, तो कितना हो जाएगा 0.9। तो अब इधर का पानी जो है इधर बहना शुरू हो जाएगा, और इधर आपको एकदम बिल्कुल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्ट वॉल्ट, जो आर्सेनिक होते हैं, ये सब जाएंगे, कुछ पार्टिकल होते हैं जो डेंजरस होते हैं वो जाएंगे, कैंसर वाले या सॉल्ट सब रुक जाएंगे। इधर क्या जाएगा, प्योर पानी जाएगा। आपके सारे जो मिनरल्स है वो भी रुक गए, इसलिए मिनरल्स की कमी हो जाती है। कहते हैं ना बिस्लरी भी लिखा था मिनरल्स वाटर, ये आरओ में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो कुछ आरओ ऐसे आ रहे हैं कि उसमें साइड में से मिनरल डाल दी जाते हैं, लो भैया मिनरल्स, लो मिनरल्स, प्योर मिनरल्स। तो ये इन पानी से कमी हो जाएगी। कभी कभी अपने ट्यूबवेल का पानी पी लिया करो, कभी नल का पानी पी लिया करो। मैं तो 10 पानी पीता रहता हूँ। आरओ पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि आरओ में से मिनरल्स गायब हो जाते हैं, कि मिनरल्स भी तो रुक गए ना, यहाँ पे सारे सॉलिड रुक गए, अच्छे बुरे सब रुक गए, खाली पानी बचा। कहते हैं ना यहाँ का पानी बड़ा तंदार है यार, मेरठ का यहाँ का कैसे बोलते हैं ना, पानी से फर्क पड़ता ना। अरे ये तो सिर्फ मुंबई का पानी लग गया मोटा हो गया। तो पानी में कहीं के पानी में मिनरल्स होते हैं, अच्छा होता है ना। कहीं के पानी का रंग तो बदल देता है। गाँव में चले गए, गाँव में काले हो गए, नानी के घर गए थे, दादी घर गए तो अच्छे हो गए, ऐसे होता है ना। तो पानी से इसे किसी को नानी का पानी लगे, नानी घर का पानी जाओ, जब भी नानी कहाँ जाओगे तो रंग साफ हो जाए इसका। तो बोलते नहीं बोलते है ना, इसकी सेहत भी अच्छी हो जाए। तो पानी में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। आरओ समझ में आ गया। आरओ कैसे वर्क करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ की बोलते हैं उसे रिवर्स ऑस्मोसिस। बाकी सब क्या है, वो कुछ लगा तो रखी है इन्होंने, बैक्टीरिया मारने की लगा रखे हैं इसको, है ना। बाकी यूवी वगैरह भी लगा रखे हैं ना। आरओ के अंदर जो बाकी चैम्बर लगे रहते हैं वो बैक्टीरिया मारने के लिए लगते हैं, बैक्टीरिया को मार दें, है ना, बैक्टीरिया वगैरह को मार दें, सबको मार दें। लेकिन जो आरओ एक इसमें जो होता है, एक चैम्बर होता है आरओ। इस पूरे आरओ में कई सारे होते हैं, यूवी होता है, फिल्टर होता है, और एक ये आरओ लगा होता है, ये वाला वो भी लगा रहता है गोल सा, इसे बोलते हैं आरओ। उसके अंदर ये हरकत होती है, ये प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस को रोका जाता है, ऑस्मोसिस की उल्टी ऑस्मोसिस कराई जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस कराई जाती है। तो प्रेशर कैसा लगाया जाता है, कतई खतरनाक प्रेशर लगाया जाता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया। जिन दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर होगी उनका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। तो ये क्या होता है, CRT होता है ना, CRT, है ना। अब I क्या है, वो पार्टिकल, ये I1 और I2 क्या होंगे, ये बराबर होंगे ना। I1 I तो समझते हो, क्वांटम फैक्टर, है ना।
कैसे? कभी आपने एक NaCl डाला, आपने NaCl 2 डाले, ठीक है, तो कितने आयन बनेंगे इसके? तो 4 बनेंगे, 2Na और 2Cl। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 4, है ना? ठीक है। और आपका जैसे H3PO4, H3PO4 ये एक ही डाला आपने, तो H3 3H प्लस और PO4 निगेटिव। अब I की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसकी भी 4, इसकी 4, जबकि इसके आपने 2 पार्टिकल डाले और इसके कितने पार्टिकल डाले आपने? तो I भी मैटर करता है ना। तो हमें I लेके चलना होता है कि I कितना भैया, I से मतलब मसला हो जाता है ना कि, और फिर कंसंट्रेशन कितनी डाली, इसी कंसंट्रेशन कितनी, इसी कंसंट्रेशन, इसकी आपने 2 मोल डाली और इसी कितनी डाली, 1 मोल, तो कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है नहीं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। क्या पता जो आपने कंसंट्रेशन डाली हो उसके इलेक्ट्रोलाइट की तो कंसंट्रेशन बराबर ना हो, लेकिन उनके जब आयंस टूट जाएं तब कंसंट्रेशन बराबर हो। तो हम कह सकते हैं IC1 = IC2। अगर मान लो कंसंट्रेशन 1 की कम है, 1 की कम कितनी है, इसकी 1 है ना, और इसके I कितने हैं? 4। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 2। उसका I कितने हैं? उसके I कितने भाई? 4। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली हमने? 2 ली। इसी कंसंट्रेशन कितनी ली? 1 ली। तो I इसका I ये नहीं आएगा, इसका 2 ही आएगा। टोटल कितने I कैसे निकाल जाते हैं? टोटल मॉलिक्यूल कितने? 2, है ना, टोटल 2 हैं और बने कितने? 4। तो I कितना आ जाएगा? ऐसे तो निकलता I, बताओ I ऐसे तो निकलता है, I = निकलता है भैया टोटल मॉलिक्यूल कितने डाले आपने? बोले 2 मोल डाले, 2 मोल, बन कितने का? 4, तो तभी तो निकलता I2 आ गया। इसका I भी निकालो, कितने मॉलिक्यूल डाले आपने भैया? 1, बने कितने? 4। तो इसका I 4 है और उसका I कितना है? 2। तो इसी कंसंट्रेशन कितनी थी? 2। इसी कंसंट्रेशन कितनी थी? 1। तो दोनों की आ कितनी रही है? 4 4 आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज बराबर आ रही नहीं आ रही है ना? तो अगर आपने कोई जो आपने सॉलिड पार्टिकल डाले हैं, मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट टूटने पे टूटते हैं ना, वो टूटते हैं जुड़ते हैं, ऐसा कुछ होता है उनके अंदर। तो सिंपल वाले के लिए तो कह सकते हो आप दोनों की कंसंट्रेशन ऐसे होगी। तो I को भी लेके चलेंगे आप, I भी रोल करता है। तो इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर पैदा कर रहे हैं, I बराबर कर रहे हैं। देखो आ रही नहीं आ रहा, दोनों का सम बराबर है, 2 2 4 और 4 1 4। तो I का मतलब समझ में आ गया? I का I वहां पे जब आयनाइजेशन होता है और कैसे निकलता है, पहले कितने पार्टिकल थे, अब टूट के कितने हो गए, I ऐसे तो निकलता है ना। और 100% I हो तो कितना होगा? जितने पार्टिकल होंगे उतना ही I होता है, जितने पार्टिकल होंगे उतना ही I होता है। 100% हो रहा है ना, 100% की बात कर रहे हैं, वरना वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है इतना, I वाली बात कमी पूछी जाती है। आपको याद रखना है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी क्या, हाँ, ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ले रखी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की रखी है, और ये I मिलके क्या हो जाएगा? पार्टिकल की कंसंट्रेशन रहेगी, उन पार्टिकल की कंसंट्रेशन रहेगी। तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल की कंसंट्रेशन I × कंसंट्रेशन, ये वाली कंसंट्रेशन किसके लिए रखी है? जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट इनटू कितने में टूटा, तो टोटल कंसंट्रेशन तो वो अब उनके आयंस की हो जाएगी ना, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और इनटू I, तो ये हो गया टोटल आयन की कंसंट्रेशन। तो आप ये कह सकते हो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ये कह सकते हो आराम से, ठीक है। हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा वो हाइपोटोनिक। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन करिए भैया कैसे होगा, मुझे तो आता है, तुम बताओ कैसे होगा, लगाओ दिमाग। क्या कह रहा है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना, है ना, मैं कैसे में चेंज नहीं करवा रहे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया नहीं हो गया? तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? सॉल्यूशन का, है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस पर इतना वाटर भी रखा है, तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम। ये क्या चीज है आपका? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, इतने ग्राम का, इतने सॉलिड की 100 ग्राम, तो वाटर कितना है यहाँ पे? 100 ग्राम, और आपका सॉलिड कितना? सॉल्यूट 6.5 ग्राम, ठीक है। इस 732 mm ऑफ Hg, मतलब तोड़ दे रखा है ये,
तो ये क्या चीज है, वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूशन का। बताओ ये जो दे रखा है, कभी भी क्वेश्चन में जब समझ में ना आए ना तो लिख लेते हैं ऐसे करके, है ना, तो क्वेश्चन में लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, है ना, फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दे रखा है उसने। ये किसका है, वेट किसका है, ये वाला वाटर का ना। इफ केबी, केबी दे रखा है, जहां समझ लो केबी दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टीबी केबी वाला लगेगा। जहां केएफ दे रखा है तो वाला लगेगा, टीएफ डेल्टा टीएफ वाला लगेगा। तो केबी कितना दे रखा है, 0.52। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो जब हमें केबी दिखाई देगी या ये सब बातें दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, तो हमें लग रहा है कि भाई ये पूछ रहा है, ये डेल्टा टीबी वाली बात लगेगी, है ना। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू, ये तो होता है। मोलरिटी कैसे निकलती है, मोलरिटी कैसे निकलती है, ये स्मॉल एम। अच्छा, मास किसका, नंबर ऑफ मोल्स लेने, तो पूछ क्या रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब सॉलिड कौन सा दे रखा है, सॉलिड कौन सा दे रखा है, सॉलिड सॉलिड। बताओ, सॉलिड के कोई नाम दे रखा है ना उन्होंने, ये दे रखा। तो मोलरिटी निकाल सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट निकल ही नहीं पाएगा वहां से, है ना। अच्छा, ये क्या दे रखा, पीएस। क्या पीएस का वहां पे कोई रोल है, पीएस का, इसका पीएस का कोई रोल है यहाँ पे, है नहीं है ना इस फॉर्मूले में। तो कौन से वाले फॉर्मूले में रोल है इसका, पी नॉट ए माइनस पी एस, है ना, अपॉन, और मैं एक ये भी तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, शॉर्ट में जल्दी से हो जाता था, है ना। ना बेटा, ये पीएस कर देता था मैंने जब बनाया था, थोड़ा चेंज किया था फॉर्मूला, है ना। जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे पी नॉट ए की जगह क्या आता है, पीएस आता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है। तो जब पीएस दे रखा तो अब हम यहाँ पे ये तो दे रखा है, हमें मोलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। नंबर ऑफ मोल के लिए हमें पे वेट तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता हमें सॉलिड का। सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट इधर से निकाल लेंगे, क्या बात है। जब इधर रखा तो ये साफ बता रहा है कि ये वाले फॉर्मूले का यूज होगा पीएस देने का। पीएस का इससे क्या मतलब, केवी बता रहा है ये वाला, आप उसके इशारे को समझिए। केवी बता रहा है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पीएस बता रहा है कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बोले यार क्या निकालना, तो यहां से हमें डेल्टा टीवी जो निकालना है, बोले ये निकालना, हमें ये पता होना चाहिए। बोले ये पता नहीं चल पा रही, मोल तो निकाल लेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकल पा रहा। बोले मॉलिक्यूलर वेट यहां से निकल सकता है। मॉलिक्यूलर वेट किससे निकलना है, सॉलिड का निकालना है। अच्छा, पी नॉट ए, पीएस दे रखा है, पीएस दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट ए। अच्छा, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर। अच्छा, पी नॉट ए किसका होता है, वाटर का होता है, नहीं वाटर का, और पीएस कितना, सॉल्यूशन का। तो कह रहा है पी नॉट ए मतलब वाटर का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा नहीं दे रखा यहाँ पे, लेकिन इशारा दे रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर किसी बराबर हो जाए, बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, 180 के बराबर। लेकिन यहाँ पे एमएम में दे रखा है, तो 180 के बराबर किसका होता है, 760 एमएम ऑफ एच या 760 टॉर्क। तो हमें पी नॉट ए भी दे रखा है। क्या दे रखा है, पी नॉट ए 760 दे रखा है। भाई ये कैसे कर दिया, देखो ये ज्यादा था तभी तो कम हो गया, सॉलिड मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता, नहीं हो जाता है ना, कम हो गया नहीं हो गया। ये दोनों किस पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमने ये कैसे निकाला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को देखते हुए। बोले जो सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्रॉब्लम पूछ रहा है, वो जो हमें जो बता रहा है कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है, क्या है साफ साफ ये है कि इसका जो प्रेशर है 180 है, मतलब बाहर के प्रेशर के बराबर है। 180 लेके चलते जनरली, अगर गिवन नहीं है तो बाहर का प्रेशर, तो 760 टॉर हो जाएगा। तो ये अगर, तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये कितना भाई सब बताओ, 732 माइनस 760 माइनस 732। अच्छा, अब ये ए है, ये तो सॉल्वेंट है ना। अच्छा, सॉल्वेंट का नंबर मोल कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तो पता है हमें, किसका मोलर मास पता है हमें, पानी का कितना होता है
18 होता है, ठीक है। लेकिन इसका वेट पता है, इसका वेट पता है हमें, किसका 6.5 का वेट पता है हमें इसका सॉलिड का, और मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड के, उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो पता है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। बताओ सही बात है नहीं है? अच्छा, इनका वेट कितना भाई साहब का? बोले 100 है, 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, निकल जाएगा? करो कैलकुलेशन जल्दी से। हाँ तो देखो ये कितना आया, ये यहां पे मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, क्या आया था 0.21, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट वहां पुट कर देंगे, ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी को टी एस माइनस टी नॉट। के भी दे रखा है ना 0.52, ये कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट काय में दे रखा है, ग्राम में, तो ग्राम काय में चेंज करेंगे, केजी में, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.212, ठीक है। और ये कितना दे रखा आपको, ये 100 दे रखा, मतलब कितना आएगा 373 हो जाएगा ना। क्यों ना बेटे, फॉर्मूला तो उसमें होता ना केल्विन में, आपका ऐसे आ गया ना, आ गया ऐसे, ऐसे नहीं आएगा ना वो। ये टी जो फॉर्मूला है ना वो केल्विन में है वाला फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला जो है केल्विन में, 100 करोगे तो आंसर नहीं आएगा, है ना, ठीक है। कभी सोचा 100 लग तो कहाँ 373 बड़ी गुड़ा होने में बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो कितना आया, कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आया। तो टीएस कितना आ जाएगा, 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन कर लो, है ना, ठीक है। हमेशा आंसर कैलविन में आएगा, उस कैलविन में 2 चित्र को आप माइनस करोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा, है 373 जो भी आंसर आएगा उसको आप 273 माइनस करोगे, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे, तो भी शायद समझ में आ गया। अब बताओ, वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड है भाई साहब, क्या कह रहे हैं इसको, स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। तो पहले तो देख ली इसके एन कितने हैं, एन कितने हैं बता दो मैं जल्दी से। एन कितने हैं, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, एक तो ये है और 2 ये, कितने हो गए 3। तो एन की वैल्यू कितनी है, तो ये कैसा दे रखा हुआ ऐसा बताइए, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो 100% ही टूट जाए, अल्फा नहीं दे रखा, अल्फा नहीं दे रखा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + n-1 अल्फा। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 1, तो 1 + n कितना है 3, 3 - 1 ये तो 1 हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना। तो 1 + 3 - 1 कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 3। आई कितना आया 3 और n कितना था, हमने कहा जब अल्फा 1 होता है तो आई और n क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी 3 और वो भी 3 और तुम बजाओ बीन। अब अगला बताओ क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी पर किलो, क्या है ये क्या बवाल है, ये क्या है, किसकी यूनिट दे रखी है, मोल पर केजी, मोल पर केजी रखी है, तो मोल दे रखी है, मतलब कंसंट्रेशन दे रखी है ना। x in water is greater than the equal molar solution of y in water. Which of the following statement is true in this case? Oh no, क्या हुआ बताओ। x और y 2 सॉल्यूशन है, मुझे लग गया ये बात कह रहा है ना, x और y 2 हैं, इधर y है और इधर क्या है x है, हाँ भाई, यार x इधर y है, इक्वल मोलर है, मतलब इनके अंदर सॉल्यूशन कैसे है, बराबर मोल है। जब बराबर मोल है, द बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा। अच्छा, हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जब हम उसमें नमक मिला देते हैं, है ना। अगर जनरली आप पानी को उबालोगे, पानी को हीट करोगे, जल्दी हो जाएगा वो, और नमक डाल के पानी को गर्म करोगे तो देर से भाग होगा, है ना। समझ में आ गई बात। तो जितना आप नमकीन पानी उबालेंगे, नमकीन खिचड़ी बनाएंगे वो जल्दी बन जाएगी,
उसका पानी कम जरूरत पड़ेगी उसमें, ये तो मतलब हुआ उसका। ठीक है, तो वो पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ रहा है ना, जब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो इतना सॉल्यूशन एक्स है इन वाटर, अच्छा, इज ग्रेटर देन इक्वल मोल सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर। तो क्या कह रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतनी कंसंट्रेशन का है सॉल्यूशन ऑफ एक्स, इसी वो दे रखी है इन्होंने, मोलिटी दे रखी है, मोलिटी दे रखी है 0.2 मोल दे रखी है ना, इसकी मोलिटी दे रखी है। ठीक है, ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्वल मोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है। फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ मोल्स मानो 100 है, फॉर एग्जांपल ऐसे लपेट लिया हमने समझने के लिए, ऐसे इसके भी 100 है। 100 का दिमाग में से याद है ना, 100 का नोट देखते आ रहा है बचपन से, दिमाग में कुछ किसी से क्लियर आती है 100, तो 100 इसके 100, एक इसका या एक इसका, जैसे वो कह रहा है कि इक्वल मोलर सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, और क्या नाम है 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला है ना, ये जो है इसका जो है वो क्या चीज है, व्हाट इज ग्रेटर है, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है इसका, एक्स वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। भाई नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर है और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो क्या पे डिपेंड करी थी? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो बराबर होंगे ना। आई भी तो आ जाए कभी कभी, कैसे? ऐसे सोचो, मान लो एक NaCl है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है ना, और एक H3PO4 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ये भी 1 है, लेकिन इसके आयन कितने बनेंगे? 2। इसके आयन कितने बनेंगे? 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बनेंगे इसके? 4। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल 2। तो जब दोनों के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल दोनों का बराबर है, 100 है, तो इसका मतलब एक बंदा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब उसका आई जो होगा, इसका आई कितना? आई इसका टोटल पार्टिकल कितने? आई इज इक्वल टू क्या होगा? कितने पार्टिकल भैया टोटल वाले? एक में कितने बन गए? 4, तो इसका आई 4 है, और इसका आई कितना है? टोटल कितने थे? 1 था, इसका आई कितना है? 2, उसका आई कितना? 4, और इसका आई 2, इसका आई 2 है ना, आई इसका 2 है, इसका 4 है, तो इसका आई क्या है? ज्यादा है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे, ये तो है। और जब आई ज्यादा होगा तो क्या होगा? आई ज्यादा होने से क्या होता है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो आई पर डिपेंड करेगी ना, करेगी, है ना, तो आई हर फॉर्मूले में बाद में जोड़ देता ना एब्नॉर्मल में। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, बोले एक्स डिसोसिएट होगा, हाँ एक्स डिसोसिएट हुआ होगा तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल बड़े होंगे एक्स के, मान लो ये एक्स है ना, चलो बात है। तो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, मॉलिक्यूलर मास पे तो डिपेंड करती नहीं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, ऐसा कोई बात ना है। वाई अंडरगो डिसोसिएशन वाटर वाइल एक्स अंडरगो नो चेंज, ऐसा हो सकता है कि वाई के पार्टिकल ज्यादा हो जाएं और एक्स के पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट तो भैया एक्स का ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आपने पानी मिलाया, पानी का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी वेपर ज्यादा होती है, थोड़ा सा हीट करोगे तो एकदम बॉयल हो जाएगा, 180 हो जाएंगे उसकी वेपर। और सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें नमक डला हुआ है मानो, इस तरीके से सोचा करो, और उसकी वेपर कम है तो उसको 180 बनाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब इसका ज्यादा है, किसका वाले? इसका, एक्स वाले का ज्यादा है, और जिसकी जो नाम है 0.2 मोल पर केजी इसकी कंसंट्रेशन होगी, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, एम इसकी ये है, तो खाली एम पे को डिपेंड करता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ोतरी हो रही है वो आई पे भी तो डिपेंड करती है ना। बोले के बी तो कांस्टेंट है भाई, वाटर के अंदर है, के बी किसके लिए आता है? सॉल्वेंट के लिए आता है, सॉल्वेंट दोनों के अंदर सेम है, तो के बी सेम है। मोलिटी जब भैया मोलिटी नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल आता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो भैया मोलिटी तो सेम होगी नहीं होगी? बताओ, है ना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल मोलर है, मतलब ये और ये बराबर मोल है, एक मोल है, तो मोलिटी तो सेम होगी, तो काय पे डिपेंड होगा? आई पे। इसका मतलब ये है कि एक बंदे का आई ज्यादा है, एक बंदे का आई कम है, तो आई किसका ज्यादा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? वो एक्स का, तो एक्स के आई कैसे हो जाएंगे? वो डिसोसिएट हो जाएंगे,
वो आपने 100 तो डाला, आपके 200 150 हो जाए 200 हो जाए, वो 100 का 100 ही रहे। एक्स क्या हो जाए, एक्स डिसोसिएट हो जाए, तो एक्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। एक्स डिसोसिएट हो रहा मतलब आप उसके आई बढ़ रहे हैं, उसके आई जो है आई की वैल्यू 1 है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो पहला वाला आंसर सही नहीं था। आगे बात समझ नहीं, तो आई पे डिपेंड करता है ना बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है भैया, डिफरेंस ही तो है किसका, क्या सॉल्यूशन माइनस प्योर, यही तो डिफरेंस, डेल्टा टी भी यही तो है, ये चीज तो है। ठीक है, ये चीज तो दोनों में कॉमन है। बात ये इस पर डिपेंड करेगी, मतलब ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा कब आएगा, इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। ये वैल्यू ज्यादा तो इसका डिफरेंस ज्यादा। ये कह रहा है वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन, तो ये तो दोनों में कॉमन होगी। ये तो वाटर का है ना, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो ये डिफरेंस कब ज्यादा आएगा, जब ये सॉल्यूशन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंस ज्यादा है ना मतलब। और डेल्टा टी पे डिफरेंस कब बढ़ेगा, वो आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये और ये तो सेम है। के भी तो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट दोनों के अंदर ही, दोनों सॉल्यूशन के अंदर पानी है, तो के भी सेम है। बोले एम नंबर ऑफ मोल भी सेम है, इक्वल मोलर है ना, तो फिर क्या आई पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा टीपी में पहले भी बता चुका हूं, डेल्टा टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे आप, डायरेक्ट याद रखो डेल्टा टीपी होगा आई पे, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई किससे ज्यादा होगा, एक्स का ज्यादा है डेल्टा टीपी, क्योंकि जब ये ज्यादा है तो डेल्टा टीपी भी तो ज्यादा है ना। तो डेल्टा जो डिफरेंस है, डिफरेंस तभी तो ज्यादा आएगा जब आपका सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा, जब डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो डेल्टा टीपी किस पे डिपेंड करता है, आई पे। और भैया जब इसका ज्यादा है, डेल्टा टीपी ज्यादा बता रहा है वो कि डेल्टा एस से ज्यादा है बोले इसका, तो डेल्टा एस ज्यादा है एक्स का, तो डेल्टा टीपी भी क्या होगा, एक्स से ज्यादा होगा। और डेल्टा टीपी एस ज्यादा है तो क्या पे डिपेंड करता है, आई का। तो मतलब एक्स वाला जो बंदा है वो डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, बात ठीक। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 100% है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो जो n होगा वही क्या होगा, अल्फा होगा। तो i का फॉर्मूला याद लगाने की जरूरत है, 1 + n - 1 = अल्फा। तो i = n के बराबर तो आता है, ये 1 कर दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, n ही तो आता है। जब अल्फा = 1 होगा मतलब 100% डिसोसिएशन होगा, तभी तो अल्फा = 1 बोलते हैं। क्यों भाई, ऐसे ही तो होता है। ये कह रहे हैं एक ये है भाई साहब, फर्स्ट है Al2SO4, कैसा डिसोसिएट है ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड फैक्टर, जो इसकी आई की वैल्यू आएगी इसमें से किससे मैच कर रही है, पहले इसकी तो पता कर लें। तो एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम में टूटेगा ये, और 3SO4 नेगेटिव में टूटेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 3, टोटल मिला कितना हो गया 5। तो ये n की वैल्यू आई ना, तो हमने कहा जो n की वैल्यू है वही i की वैल्यू है। काहे, क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही, सबको पता है, क्योंकि अल्फा कितना है जब 1 होता है। अब बताओ यहां पे कितने हो रहे हैं, टूट रहे हैं 2k+, इसमें तो 3 हो रहे हैं, इसमें कितने हो रहे हैं 3 और 1 4, इसमें 4 और 1 5, ये है देखो 4k+, ये कॉर्डिनेशन कंपाउंड है, 12th में पढ़ के आए होगा अभी 12th में पढ़ेगा कोरोना में, ये 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो एक 4 पार्टिकल ये, एक 5, तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई 5, और i की वैल्यू कहाँ हो गई 5, है ना। हमने लिख दिया ऑल आर 100% आयनाइज, उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो हैं इनकी सबकी अल्फा क्या है, अल्फा 1 है सबकी। तो जितने n होंगे इतना ही i होगा, ठीक है। और i क्या होता है, i वांट ऑफ फैक्टर होता है। चले आगे, ये देखो ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution which one of the exhibiting largest freezing point depression, लार्जेस्ट लार्ज डेल्टा TF किसका ज्यादा होगा। डेल्टा TF क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस प्योर फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो होता है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका है ना। हमेशा बाद वाली बात को इससे कर दो, तो इसका डेल्टा TF कैसा आता है, नेगेटिव आता है ना, ये बात ही पड़ी थी ना, है ना, नेगेटिव पड़ी थी ना ये बात। तो सॉल्यूशन माइनस प्योर कर दो, तो इसका डेल्टा TF कैसा नेगेटिव आता है ना, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन का जो होता है ना,
सॉल्यूशन का मान लो अगर ये इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कितना होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड -0, तो कितना आ रहा है माइनस आ रहा नहीं आ रहा है 4 आ रहा है ना। डिफरेंस हमने डिग्री सेंटीग्रेड में कहा डिफरेंस को तो हमेशा सेंटीग्रेड में चेंज मत करो, मतलब केल्विन में चेंज मत करो, सेंटीग्रेड में ही कर दो तब भी डिफरेंस तो सेम ही आता है, वरना बाकी जगह आपको केल्विन में चेंज करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है वो डिप्रेशन आ रहा है, कमी आ रही है, तो डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कमी है, कमी हो रही है। जो भी हम क्या नाम है थर्मोडायनेमिक्स में जैसे पढ़ते हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ते हैं, है ना, और फिर जो साइन आता है उसके हिसाब से आता है, साइन ही बताता है कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ना। तो अगर हम ऐसे करके लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल मतलब पहले आपका पानी था फिर आपने उसके अंदर सॉल्यूट मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन माइनस ऐसे करके लेंगे तो आपका साइन ही बता देगा कि भाई कमी आ रही है या बढ़ोतरी आ रही है। तो इस साइन में बता रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ में क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि डेल्टा जब भी लेते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स जब भी डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं डेल्टा जब भी लेते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या दिखा रखा है, एनसीईआरटी में ऐसे है, तो एनसीईआरटी की भी गलत नहीं है, वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है डेल्टा इनिशियल, मतलब ये इनिशियल वाला फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल माइनस सॉल्यूशन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट लिख दो, इसका सॉल्यूशन, फ्रीजिंग तो मत लिखो, फ्रीजिंग ये बस ये इससे निशान बता दो, इनिशियल माइनस सॉल्यूशन टेम्परेचर, है ना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लिख दो। तो उस वक्त क्या होगा अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं कि ना 4 डिफरेंस है, 4 है तो हम कहां लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे हम, 0 -4, तो हमारा 4 आ जाएगा, तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा 4। तो हमें यहां पे साइन का पता नहीं पाना कि घट रहा है बढ़ रहा है, साइन का पता चल रहा है, लेकिन हम उस तरीके से लिख करेंगे तो हमें साइन का पता चलेगा कि इसका साइन का पता चलेगा, जो डेल्टा टीवी है जो क्या नाम है चेंज आ रहा है वो हमारा 4 की कमी आ रही है। मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 4 की कमी आ गई, मतलब कितना हो गया -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 4 हमें बता रहा है और साइन भी बता रहा है कि घट रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, तो आप यहां खुद ही मान लेंगे क्योंकि आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, तो आपसे ये वैल्यू आपको बता, ये आपको वैल्यू आपको चीख के बता रही है कि भाई डिप्रेशन हो रहा है। अगर इस तरीके से लेते हैं ना क्वेश्चन, आप इस तरीके से करना तो आपको थोड़ा सही रहेगा, है ना। वो यहाँ पे साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब डिप्रेशन हो रहा है डेल्टा टीएफ में। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही होता है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ये बात पता है आपको। जो भी वैल्यू आएगी 4 आई, 4 घटेगी, 4 बढ़ेगी नहीं, मतलब पॉजिटिव वाली नहीं बढ़ेगी, 4 घटती है, इसका मतलब ही डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब 4 है तो डिप्रेशन का माइनस हो रहा है। तो आप अगर ऐसे ले लें चाहे ऐसे ले लें, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, एनसीईआरटी के हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो कितना है आपका, तो फ्रीजिंग जो डिप्रेशन जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके, है ना। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, KFM। अगर आयनाइजेशन होता है तो क्या हो जाता है, क्वांटम फैक्टर आ जाता है, आयनाइजेशन हो, डिसोसिएशन हो, है ना, या एसोसिएशन हो तो ये आ जाता है ना, ये होता है। तो कह रहा है कि अब सबकी वो है ना 0.1 है, ये तो सबकी सेम है, एम मोलिटी सबकी सेम है, सबकी सेम है, सबकी सेम है, बताओ है नहीं है, इन सबकी सेम है मोलिटी, कि वो इस इनके मोल्स की बात कर रही है। और आई क्या चीज है, आई जब भी टूट जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितने में टूट गए, आई इसका कितना आएगा 2, है ना। जब उसने ये नहीं दे रखा कि अल्फा इक्वल टू 1 नहीं दे रखा, मान लो अगर उसने अल्फा बता नहीं रखा, अगर उसने अल्फा बता रखा था 0.5, अगर उन्हें नहीं दे रखा तो मतलब अल्फा इक्वल टू 1 लेके चलो, है ना, सबके लिए बराबर ही होगा फिर तो जिसके नंबर पार्टिकल ज्यादा वो ज्यादा हो जाएगा उसका आई। तो इसके 2 हो रहे हैं, इसके कितने हो रहे हैं, ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एक पार्टिकल होगा 0.1 होगा तो 0.1 ही रहेगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2 × 0.1 हो जाएगा, इसी कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू 1, यहाँ की वैल्यू 2, आई की वैल्यू क्या करो आप, एन की वैल्यू कर लो, जो एन की वैल्यू वही आई की वैल्यू, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 1 है ना, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ये टूटेगा नहीं, यहाँ कितनी है 3 और 2 5, और यहाँ कितनी है 2 ये है और एक ये 3, तो एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। जब एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आई की वैल्यू भी इसकी ज्यादा है, क्योंकि हमने अल्फा इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं या अल्फा इक्वल टू 0.5 भी लेके चल रहे हैं, कोई भी लो अल्फा की वैल्यू, तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा हो गई वही तो होगी ना, अल्फा तो फिर सबका सेम ही होगा ना, सबका अगर नहीं दे रखा तो सबका सेम ही है, तो सबका 1 मान लो, तो आई इक्वल टू क्या होता है 1 +
n-1 अल्फा, है ना, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, इसकी, तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। नंबर ऑफ पार्टिकल इसके ज्यादा हो जाएंगे ना इस कंसंट्रेशन में, तो ज्यादा पार्टिकल ये हो जाएंगे। तो डेल्टा टी किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है भाई साहब। ये तो सबका सेम है, क्योंकि इसे काय के अंदर डाला जा रहा है, सबको पानी के अंदर डाला जा रहा है, सबका केएफ तो सेम है, केएफ तो सॉल्वेंट के लिए होता है, मोलिटी सबकी सेम दे रखी है 0.1। काय पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी एफ, काय पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डेल्टा टी काय पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आई पे डिपेंड कर रहा है, तो आई किसका ज्यादा है, इसका एन ज्यादा, तो भाई साहब आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये देखो द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, तो क्या दे रखा है ये केएफ, ठीक है। अच्छा इतना ग्राम क्या है, Na2SO4 डिसॉल्व कर देगा इतने के अंदर। अच्छा ये कितना है, ये किसका वेट, किसकी वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ है कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 45। अच्छा अब मुझे बताओ इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास Na2SO4 का मोलर मास देना बताओ मुझे। सोडियम कितना होता है 23, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है, देखो 23 दूनी कितने होते हैं, 23 दूनी 46 46। अच्छा सल्फर कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुणा 4 16 चौका, तो कितना हो गया 6 6 4 10 2 12 1 4 3 7 7 7 7 14 142 होता ना, इसे 142 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अच्छा ये पानी का वेट रखा है, अच्छा इससे 18 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, इसके पानी के मोल्स आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्या जरूरत ही ना पड़े, है ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाई, जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज आया है इतना हुआ है, बाई का मतलब क्या होता है, 2 का, जब भी कहीं लिखा हो लैंग्वेज में 2 तो मतलब इतने से इतना हो गया, अगर मतलब 10 था तो 20 हो गया, और जब भी बाई आए तो मतलब जुड़ना या घटना, तो वो कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाई का मतलब है इतना चेंज हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट भैया कितना होता है, 0 होता है पानी का। पानी के अंदर जब आपने ये मिलाया Na2SO4 मिलाया तो उस सॉल्यूशन का ही तो पानी का हो गया, है ना। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कैसे, ये हो गया ना, अरे फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया ना, ये है ना, प्योर, इसे वाटर का सॉल्वेंट है ना प्योर, तो ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा सॉल्यूशन में कितना हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया बताओ, सॉल्यूशन में कितना हो गया, इतना हो गया नहीं हो गया, बाई का मतलब है इसमें इतना जोड़ दो, 0 में जो भी था उसमें इतना जोड़ दो, जैसे जोड़ो तो कितना हो जाएगा -3 हो गया। तो डेल्टा टीवी क्या आएगा बताओ मुझे, डेल्टा टीवी अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ आएगा ना, डेल्टा टीएफ क्या आएगा बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर डिप्रेशन में निकालना है, अगर इसको हम डिप्रेशन करके चलना है साइन ना करके, तो क्या करते हैं हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं जैसे एनसीईआरटी में। तो इनिशियल कौन सा है ना 0, तो माइनस तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा अगर डिप्रेशन लेके चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो वो हमें दिमाग में रखना कि ये है ही डिप्रेशन, ये है ही कमी, जो भी आएगी वो कमी आएगी। तो -3.82, तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा 3.82। तो मैंने कहा कि डिफरेंस जो होता है ना उसे आप चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको केल्विन में, क्योंकि डिफरेंस है ना। तो इसे मैं क्या कर दूँ, ये केल्विन है, डिफरेंस को जब डिफरेंस होता है तो उसे जो घटाओगे, चाहे इसको आप 0 को 273 कर लो, इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये केल्विन हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। आगे बात समझ में, समझाऊं, देखो 0 में 273 जोड़ दो, माइनस इसमें कितना कर दो 273 जोड़ दो, तो भैया 273 माइनस हो गया, तो ये हमारा यही तो बचा, है ना। तो डिफरेंस हमेशा कोई जरूरत नहीं है केल्विन में चेंज करने की, सीधा लिख दो इतना केल्विन, है ना। जो सेंटीग्रेड में ही डिफरेंस कर दो वो केल्विन, हमें लेकिन हमेशा केल्विन में लेना है, डिफरेंस में हमारा शॉर्टकट चल जाएगी।
जो सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा वही केल्विन का डिफरेंस होगा। अच्छा, डेल्टा टी भी कितना आ गया हमारा कुल मिला के 3.82 केल्विन कर दो, है ना। कैलकुलेट द वांट फैक्टर ऑफ Na2SO4, तो वांट फैक्टर निकालना है, तो हमारा डेल्टा टी एफ क्या होगा, आई के क्या होगा के एफ इंटू एम, है ना। तो डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है कितना दे रखा है 3.82, आई निकालना है, के एफ दे रखा है हमें, बढ़ाओ माइनस 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा इंटू ये कितना दे रखा है एम, मोलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट कितने आ गए 5 डिवाइड बाई 142 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 45 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया केजी हो गया। तो आई निकाल के बताओ क्या है आई, बढ़ाओ बताओ क्या हो गया। तो क्या है इसका आंसर, ए आ गया, है ना। तो माइनस में ये क्या नाम, ऐसे अगर के एफ की वैल्यू माइनस में दे रखी है ना, तो ये हमेशा डिप्रेशन हमेशा माइनस में आएगा, है ना। तो ये भी तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे वैल्यू, है ना, और आई ये इसकी वैल्यू तो माइनस में ही। द वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई फॉर कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएटेड इन वन सॉल्वेंट एंड एसिडेटेड इन अदर सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, कहते हैं आई किसी कंपाउंड का जिसके अंदर क्या हो रहा है, अंडरगो डिसोसिएटेड इन वन सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के अंदर तो डिसोसिएट हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे CH3COOH, अगर आप इसको बेंजीन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये बताओ क्या बताया था मैंने, डाइमर बनता है, एसोसिएटेड होता है, और वही इसको वाटर के साथ डालते तो क्या होता है, डिसोसिएटेड होता है। तो ये बताओ जब क्या नाम है ये इसके अंदर डालेंगे तो क्या नाम है नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे ज्यादा होंगे वो कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से उल्टी हो जाएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने के बजाय घट जाएंगी, जो घट रही है वो बढ़ जाएंगी, हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे मतलब डिसोसिएशन में पार्टिकल बढ़ते हैं, आई की वैल्यू बढ़ती है, और आई बढ़ता तो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से बढ़ती है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेल्टा टीबी की बात करो या सबकी बात करो, है ना, पी नॉट माइनस सबकी जो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट हो, घटना ही आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो ज्यादा घटेगा, आई बढ़ेगा तो ज्यादा घटेगा, तो आई के साथ ज्यादा होगी जो चीज होगी। अब कह रहा है द वांट फैक्टर आई फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएटेड इन वन सॉल्वेंट एंड एसिडेटेड इन द अदर सॉल्वेंट इज रेस्पेक्टिवली लेस देन 1 एंड लेस देन 1। अच्छा, जब आपका डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, और जब आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 ये होनी चाहिए ना, बताओ चलें आगे। ये देखो क्वेश्चन ए 0.002 m, ये मोलिटी दे दी एम, है ना, ये दे दी ना, ठीक है। ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड भी कैसा है आयनिक, अच्छा ये आयनिक कंपाउंड पता है कैसे टूटेगा, हमें ना खुद ना पता कैसे टूटेगा, है ना, आई की वैल्यू निकाल देगा तो पता चल जाएगा क्या टूटेगा। अच्छा, फ्रीज है इतने पे, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है टूट जाएगा, तो फ्रीज इतने पे फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीज मतलब ये जो है आपका आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, अब बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ये अच्छा 0.0732 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा हाँ डिग्री सेंटीग्रेड चुप हो जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, नंबर एक कैलकुलेशन सही है कर दी, कूदा कर रहे आप, आज ये कहना कि पनीर के पैसे भी कम ना लिए, कितना हो जाए अच्छे, कहीं बहुत लंबी गलती मत कर दिए, 1.5 लाख की 100 लाख की ऐसे कैलकुलेशन गलती कर दे खुशी के चक्कर में। हाँ अब देखो यार, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, सुनो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पूछ रहे हैं, आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये जो 1 मोल का जो आयनिक कंपाउंड है, प्रोडक्ट ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर विल बी, इसका क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पूछ रहा है, इसके अंदर केएफ दे रखा है,
तो मुझे बताओ जब ये आपका KF जाएगा तो डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगेगा 100% TF वाला, और ये क्या होता है I इंटू KF इंटू M, है ना। M दे रखा है तो हमेशा जो दे रखा है वो लिख लो पहले, है ना, और उनसे पता चलता फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने भी क्वेश्चन से पहली बार देखा है ना। तो यहां पे क्या हुआ, I इक्वल टू KF कितना है भैया, लिख दो यहाँ पे -1 पॉइंट, माइनस में दे रखा भैया, KF माइनस में होता है ना, तभी तो डेल्टा TF कैसा आता है हमारा माइनस में। NCERT में तो पॉजिटिव आता है, लेकिन रियल में क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए। जो मैंने तरीका से बताया वो तरीका ज्यादा बेस्ट है। तो ये हो गया, M कितना आ जाएगा, M मोलिटी 0.0020 है ना, और इंटू क्या I, और ये डेल्टा TF कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन का इतना है, और प्योर कितना होता है वाटर का, अरे वाटर का बताओ कितना होगा 0, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा TF क्या जाएगा इनका डिफरेंस। मैं नहीं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फाइनल मान इनिशियल लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी माइनस माइनस की वजह से, है ना, NCERT के साथ नहीं चलना। तो डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सॉल्यूशन माइनस, हाँ ये क्या आपका सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस सॉल्यूशन, तो ये माइनस में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा टी कैसा आ गया हमारा माइनस में ही, ठीक है। तो NCERT के साथ ऐसे करके चलना है ना, जब भी आपको आंसर सही आएगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा टी कितनी आ गई 0.0073, I आ गया, ये आ गया, बताओ I निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा, निकाल के बताओ मुझे तुरंत। जो I की वैल्यू वो N की वैल्यू, क्यों जी, तो कितना हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई 2, वही I की वैल्यू वही Z की वैल्यू, वो सॉरी N की वैल्यू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो होता है ना। तो कह रहे हैं फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ओनली फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद इक्वल फ्लो, नहीं इक्वल तो नहीं होता, इधर से तो रहता है ज्यादा फ्लो, इधर से क्या रहता है कम, ये तो बात बताया, नेट इधर से रहता है, नेट जो आएगा वो यही आएगा। तो कह रहा है फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट, ये बात है कह रहे हैं, है ना। तो कह रहा है सिर्फ लो कंसंट्रेशन की तरफ से होता फ्लो ना, इधर से भी आता है लेकिन थोड़ा कम आता है। जो देखो ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर DMQ, पर DMQ तो 10 ग्राम पर लीटर। अच्छा ये सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम डले हुए हैं, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो ये कंसंट्रेशन बन सकती है अगर इसके मोलर मास मिल जाए, तो नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे ना इसके, अगर मोलर मास मिल जाए यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दो जल्दी से, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, कितना बताओ जल्दी से निकाल के बताओ। नाइट्रोजन कितना 60 होता है पक्का, 60 ग्राम पर मोल, तो काट दो कितना आ जाएगा 1/6, तो मोलिटी निकल के आ गई M निकल के आएगा। कह रहे हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जो बच्चों में टॉनिक पीते हैं जिसका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो बराबर हो, तो कुछ मुझे लगता है कि नाम में आइसोटोनिक है, तो ऑस्मोसिस ऑस्मेटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला है लगेगा यहाँ पे, पाई इक्वल टू CRT लगेगा, है ना, क्योंकि इन्हें हरकत कर दी ना आइसोटोनिक वैसे टोनिक मतलब क्या वहीं पहुंच गए। अच्छा दो सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन का क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है बराबर है, ये तो बात कह रहा है वो, जहां आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात आ रही है, तो कहीं कोई एक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ये है, बोले कंसंट्रेशन कहां दे रखी, झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो 10 ग्राम पर DMQ दे रखा है, बोले इस वेट को कैसे मास कर लो, डिवाइड कर लो मॉलिक्यूलर वेट से, और मॉलिक्यूलर वेट कितना था यूरिया का 60, तो इसे डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 1/6 मोल आ जाएंगे, 1/6 मोल पर लीटर, DMQ पर लीटर तो होता है, ये क्या हो गया इसकी मोलरिटी M हो गई, है ना। इसमें देखो डेल्टा TB में डेल्टा TF में
यूज होती है मोलालिटी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर का मसला है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है मोलिटी, इसलिए वहां पे मोलालिटी नहीं लेते, यहां पे प्रेशर है ना, पाई इज इक्वल टू सेट। यहां पे जो कंसंट्रेशन लेंगे, यहां पे मोलर जो कंसंट्रेशन है ना, ये एम है, कैपिटल एम, मोलारिटी वाला है, मोल पर लीटर वाला, ये जो सी होता है, यहां पे आप मोलारिटी मतलब लगा देना। तो आपके पास सी तो पता चल गया क्या है आपका, सी मतलब सी बोले तो एम है ना, वो कितना है हमारा 1/6 मोल पर लीटर। चलिए और बताओ क्या पता चल गया हमें, कह रहे हैं एट 5% सॉल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज आइसोटोनिक विद, बोले ये जो सॉल्यूशन है इसका जो पाई है, इसका जो पाई है वो क्या हो जाएगा CRT, CRT रहने दो, तो पाई इज इक्वल टू 1/6 RT। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया नहीं हो गया इस वाले का। अब कह रहा इज ये जो सॉल्यूशन ये आइसोटोनिक है, मतलब इसका जो प्रेशर है जो हम बात करने जा रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर है, पाई पाई। तो क्या बात करने जा रहे हैं, कह रहे हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 5% का मतलब क्या है, अगर 100 है सॉल्वेंट का वेट 100 है तो ये कितना है 5 ग्राम है ना, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या होगा, दोनों के पाई बराबर है, इसका भी पाई इसका भी पाई, इसका पाई कितना हो गया 1/6 RT, इसका पाई कितना हो जाएगा, इसका भी CRT होना चाहिए। तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ग्राम तो पता है ना। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 5% का सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ कि ना मैं यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए होगा ना, ये जो ये दे रखा है ये वेट बाई वेट में दे रखा है या वेट बाई वॉल्यूम में दे रखा है, 5% सॉल्यूशन। तो हमें अगर मैं वेट बाई में इसे वेट बाई वेट लेके चलूं 5 ग्राम 100 ग्राम, तो मैं इसे कहां से कितना हो जाएगा ये हमारा टोटल, अगर मैं वेट बाई वेट लेके चलूं इसे, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 ये है तो 95 क्या हो गया हमारा वाटर, 95 ग्राम वाटर हो गया। लेकिन 95 ग्राम वाटर की मैं वो निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। तो हर हाल में क्या होगा, ये 5 ग्राम पर लीटर होगा, 5 है ना, 5 ग्राम पर लीटर होगा, वॉल्यूम होगा 100 ग्राम होगा तो ये क्या होगा मिलीलीटर, ये वॉल्यूम दे रखा होगा। ये वेट बाई वॉल्यूम है ना। ये वॉल्यूम तो हम कोई और तरीके से निकाल नहीं सकते इसका, ये निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते मेरे हिसाब तो नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 5 ग्राम हो गया। अब ये चीज क्या है हमारा 5 ग्राम है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे निकलेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, कंसंट्रेशन निकाल लो ना मैं दूसरे वाले सॉल्यूशन की, इसकी तो बात हो गई, ये हो गया इसके लिए। तो अब इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया मुझे 5 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट सही हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या करूं मैं, अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है वहां पे 100 मिलीलीटर है, ऐसे लेते हैं वेट बाई वॉल्यूम, जब परसेंट में लेते हैं तो 100 लेते हैं, 100 मिलीलीटर को क्या में चेंज करूंगा मैं लीटर में, ये कंसंट्रेशन आ गई। तो कंसंट्रेशन इनटू क्या होगा RT, तो ये क्या होगा π2 बराबर ये तो होगा, π2 बराबर ये होगा, और π1 बराबर किसके होगा ये होगा। तो π1 और π2 बराबर है नहीं है, बताओ, है ना। तो π1 और π2 की वैल्यू बराबर लिख दूं मैं, क्योंकि वो आइसोटोनिक है। तो 1/6 RT, π1 बराबर किसके है π2 के, तो 1/6 RT, और इधर क्या हो जाएगा, ये कितना आया 5 मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 ml, और यहां पे क्या कर दूं मैं 1000 कर दूं, और इंटू RT। देखो भैया RT से तो RT कट गया, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट लेते उधर, तो मॉलिक्यूलर वेट 5/6 इधर चला जाएगा ऊपर, है ना, इंटू 100, ये तो इसे काट दो, 10 की पावर -1 बचेगा, और तो 5 × 30 ऊपर चला जाएगा। हाँ 300 आ रहा कोई आंसर, 300 क्या लिया था मैंने, ग्राम में लिया था ना, 300 ग्राम यू आ रहा आंसर, है ना, ये आ रहा ना आंसर। हाँ कभी कभी देखने लगता है कैलकुलेशन टफ हो तो खुद ही खुद चली जाती है कैलकुलेशन, बड़ी आसान होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। दोनों कॉस्मेटिक प्रेशर कितने हैं
बराबर, तो पाई 1 बराबर किसके हो जाएगा, पाई 2 के। क्यों, क्योंकि आइसोटोनिक है। तो पहली वाली कंडीशन लगा दी हमने, पाई इज इक्वल टू CRT। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे तो ये निकाल लिया हमने, वेट दे रखा था, मोलर मास से डिवाइड किया तो ये निकाल दिया, 1/6 RT हो गया। फिर उसका निकाला तो उसमें क्या होगा, हमें वेट तो पता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। जो ये रहता है ना ये परसेंट, तो ये वेट बाय वेट परसेंट होता है, ये वेट बाय वॉल्यूम। तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखा है सॉल्यूशन का। तो वेट कितना है, वेट 5 ग्राम मानेंगे, और सॉल्यूशन का वेट कितना मानेंगे, ओ सॉरी, तो नीचे तो सॉल्वेंट का होता है, लेकिन हम तो यहाँ पे वो लेके चले ना मोलिटी, तो सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन में क्या था हमारा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो हमने सही करा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 300 ही आएगा, है ना। क्लियर हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, खत्म हो गया तो हमारा पार्ट हो गया वाला ना। चलो यहाँ अंतिम विदाई, बाय बाय। ये कल ही लपेट देता मैं